एक कैंपिंग की गई कि 2025 से पहले की जितनी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, खानकाह है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, कोई भी है, वो सब ऐसे ही रहेगा, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आगे जो कोई वक्फ करेगा उसके लिए कानून बनाएगा कि ये किसी मस्जिद, मंदिर या जो आपके कब्रिस्तान है या जो धार्मिक स्थल है, उन पर तो कोई बात ही नहीं है हो रही है कि बीजेपी की जो एक फेस वैल्यू है, जो एक इमेज बनी है कि ये एंटी मुस्लिम है। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि माननीय गृह मंत्री के बारे में मुसलमानों में इमेज क्या है, हाँ, ये बहुत इंपोर्टेंट होता है। इन सब चीजों ने ना जो है ना एक हैवक क्रिएट कर दिया। हाँ, क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या हमको लगता है कि ऐसा होने वाला है क्या? अब जैसे बिल आया, अभी साइन नहीं हुआ, अब यूपी के एक बड़े नेता माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने क्या बोल दिया, अरे भैया 2 लाख करो, सभी मदरसों को नोटिस दो, सभी मस्जिदों। जो वक्फ कानून है उसमें सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और जो मौजूदा अभी कानून बना है, संशोधन हुआ है, क्या वो सुधार की तरफ है? कर्नाटक में वक्फ की जमीन पर कोई 5 स्टार होटल बना हुआ है, तो अगर उस 5 स्टार होटल की कमाई गरीबों में बांटी जाएगी तो गरीबों को फायदा होगा। नमस्कार, मैं रोशन हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर खालिद अनवर, जो जनता दल यू के नेता हैं, पत्रकार थे और पत्रकार से अब नेता बने हैं। तो इस वक्त चूंकि वक्फ विधेयक पास हुआ है और आज ही राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी है, और उसको लेकर जनता दल में खासी नाराजगी है। कुछ जो अल्पसंख्यक नेतागण हैं वो जनता दल को छोड़ रहे हैं, और उसमें डॉक्टर खालिद ने एक स्टैंड ले रखा है कि वो मुख्यमंत्री के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं। तो डॉक्टर खालिद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा चल रहा है आपका चैनल। थैंक यू। तो मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही रहेगा कि जो वक्फ बिल पास हुआ और अब वो कानून बन गया, क्योंकि राष्ट्रपति ने अब आज उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो इसको लेकर क्या जो मुस्लिम समाज में क्यों बेचैनी है, क्यों इसको लेकर विरोध हो रहा है, अगर आप अपने नजरिए से बता सके। देखिए रोशन जी, हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स भारतीय जनता पार्टी की इमेज ऐसी बनाए हुए हैं कि ये मुस्लिम मुखालिफ पार्टी, और सही बात ये है कि कुछ ऐसे लीडर हैं जो उनको ये कहा जाए कि फ्रिंज एलिमेंट टाइप के लीडर्स हर पार्टी में होते हैं, उस तरह भाजपा में भी हैं। तो भाजपा कोई भी बिल लेकर के आएगी, कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जो मुसलमानों के लिए हो, तो उस पर लोगों को भरोसा नहीं होगा कि हमारे भले के लिए आप कर रहे हैं। और हालांकि अभी जो भाजपा की लीडरशिप है, मैं समझता हूं कि काफी सिंसियर है और चीजों को बहुत नजदीक से देखना चाहती है, और मुल्क के सेकुलर ताने बाने को बचा करके चलना चाहती है जो लीडरशिप है। इसमें यह हुआ कि जब वह बिल पहली मर्तबा 2024 पार्लियामेंट में पेश किया किरण रिजिजू जी ने, माननीय मंत्री जी ने, तो एकदम से हंगामा हो गया, और हमारी पार्टी और नायडू जी की पार्टी सबने बात की कि भाई ये बिल आप लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज पे बहुत कब्जा हो रहा है, और वक्फ का जो कानून बना था 2013 में, उसमें कुछ ओवरराइडिंग है, कुछ जो संविधान है देश का उसको ऊपर कर दिया गया, तो इसको खत्म करने के लिए ला रहे हैं, तो आप इसको जेपीसी को दीजिए। जेपीसी को दिया गया। अब जेपीसी ने लोगों से कंसल्ट किया, बहुत कंसल्ट किया, और नया बिल पास हो गया। इसमें क्या होता है, देखिए, ये हुक्मरान जो क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जिसके लिए आप बिल लेकर के आए, मान लिया कि मेरे खालिद अनवर के लिए बिल लाए, रोशन जी के लिए लाए, मंगल किसी के लिए भी लाए, तो उस कम्युनिटी को कैसे आप संतुष्ट करेंगे। हुआ ये कि अपोजिशन पार्टियां एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गई कि ये बिल जो आ रहा है वो आपके खिलाफ है। अब आपकी मस्जिद नहीं बचेगी, आपका मदरसा नहीं बचेगा, आपका खानकाह नहीं बचेगा, आपके दरगाह नहीं बचेंगे, आपके ईदगाह नहीं बचेगा। ये नैरेटिव एक्सेप्ट किया गया, और वो नैरेटिव इतना इस कदर सेट किया कि उसमें वो कामयाब है। लोग समझने लगे कि ऐसा ही हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब तक जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के बाद एक कैंपिंग की गई कि 2025 से पहले की जितनी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, खानकाह है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, कोई भी है, वो सब ऐसे ही रहेगा, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आगे जो कोई वक्फ करेगा उसके लिए कानून बनाया गया है। लेकिन सरकार इसको बताने में
माने जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो मुसलमान हैं देश के, उसको बताने में या समझाने में नाकाम हो गई सरकार के कुछ लोगों ने बताने की कोशिश की, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका गुडविल जो है ना मुस्लिम समाज में ऐसा है कि उसमें भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अब होना ये चाहिए था कि जो फ्रंट रनर हैं और आपके अलायंस हैं, जैसे टीडीपी है आंध्र प्रदेश में, या बिहार में जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार जी बड़े माने जाते हैं, नायडू जी भी बहुत समझे जाते हैं मुसलमानों के बीच में, एलजेपी के लीडर हैं, जयंत चौधरी जी हैं, इन लोगों को फ्रंट पे आकर के पहले इस चीज को कन्विंस कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी है। लोगों को लगता है कि भाई ये बिल हमारे लिए नहीं है, बिल जो है ना हमारे खिलाफ है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा था और छाती ठोक के उन्होंने कहा था कि एक तो जो पिछला जो कुछ है उस पर कोई बात नहीं होगी, जो आगे होगा जैसे आपने भी कहा उस पर बात होगी। और ये भी उसमें उसमें बहुत साफ है कि ये किसी मस्जिद मंदिर या जो आपके कब्रिस्तान है या जो धार्मिक स्थल है उन पर तो कोई बात ही नहीं है हो रही है। ये तो उन पर बात हो रही है जो विवादित हैं, जैसे कि अभी केरल में हुआ कि पूरा जो क्रिश्चियनों का गांव है उसको वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। तो उस गांव के अगर ऐसे विवाद हो तो उस पर उसको प्रूफ देना होगा। ये ऐसा नहीं है कि अगर कहीं मस्जिद बनी है तो उसके बारे में आपको प्रूफ लाना है, ये तो है नहीं, ये तो स्पष्ट हो गया है। उसके बावजूद ये बात आपने सही कही कि बीजेपी की जो एक फेस वैल्यू है, जो उनके जो एक इमेज बनी है कि ये एंटी मुस्लिम है, तो शायद इसलिए। और जहां तक आपने बात कही कि जो स्टेक होल्डर हैं पार्टी के, उनसे तो मुझे लगता है बातचीत हुई है, कई दौर की बातचीत हुई है। देखिए रोशन जी, जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण जो पार्लियामेंट में बड़ा ड्रास्टिक भाषण था, बहुत ही अच्छा। हाँ। यानी मैं उनके करियर के कई भाषण को सुना, लेकिन इस तरह का भाषण सोशलिज्म से लबालब भाषण था। हाँ। और अच्छा भाषण था। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि माननीय गृह मंत्री के बारे में मुसलमानों में इमेज क्या है, हाँ। ये बहुत इंपोर्टेंट होता है। हाँ। आप जो है ना बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये करते तो बहुत हमारे खिलाफ बोलते थे, आज जो है ना ये मामला है। लेकिन एक बात जो है कि जो आपाधापी है, रात को 2 बजे तक पार्लियामेंट चल रही है और लग रहा है कि जैसे भी हो इस बिल को पास करा लेना है और जैसे बिहेवियर कर देना, ये सब जो बिहेवियर है ना भाई, आप बहुत स्मूथ तरीके से भी कर सकते थे ना इसको। क्या मतलब जल्दी क्या है, आप 2025 से पहले को आपने ये कर दिया, ठीक है, डिबेट हो रही है, 6 बजे तक डिबेट होती, फिर दूसरे दिन होती, तीसरे दिन होती, इसमें क्या है, रात को 2 बजे तक पार्लियामेंट चला करके ये कोई इमरजेंसी थोड़ी लगाना है देश के अंदर की इस तरह का। मुझे लगता है कि चूंकि 4 अप्रैल को सेशन खत्म हो रहा था इसलिए इन सब चीजों ने ना जो है ना एक हैवक क्रिएट कर दिया। हाँ, क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या वो लगता है कि ऐसा होने वाला है क्या? तो बहरहाल ये सब चीजें हैं। और मैं तो सरकार को कहूंगा, हम लोग अलायंस पार्टनर भी हैं लेकिन हमारा स्टेक बहुत कम है, कि इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। अगर आप सिंसियर हैं इस बात के लिए कि भाई जिस कम्युनिटी के लिए बिल लाया गया है उसके भले के लिए लाया गया है, इसको कैसे आप साबित करेंगे? अब जैसे बिल आया, अभी साइन नहीं हुआ, अब यूपी के एक बड़े नेता माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने क्या बोल दिया, अरे भैया 2 लाख को करो, सभी मदरसों को नोटिस दो, सभी मस्जिदों। ये सब लोग क्या है कि ये दरअसल माहौल जो भारतीय जनता पार्टी के उस प्रोग्रेसिव एजेंडे को फेल करना चाहते हैं, जिसपे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या भाजपा की जो अभी लीडरशिप वो चलना चाहती है। तो ऐसे फ्रिंज एलिमेंट को भी काबू करना पड़ेगा ना हम लोग। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपके हिसाब से कि आप पत्रकार भी रहे हैं और अभी बड़े नेता हैं, आप एमएलसी हैं, तो आपके हिसाब से ये जो वक्फ कानून है उसमें सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और जो मौजूदा अभी कानून बना है, संशोधन हुआ है, क्या वो सुधार की तरफ है? देखिए रोशन जी, सुधार एक ही चीज में नहीं होती। जो भगवान की तरफ से दिया हुआ ग्रंथ हो, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ कुरान, इसी में सुधार नहीं होता है। बाकी इंसान जो भी बनाता है सब में सुधार की गुंजाइश होती है, उससे कोई नहीं भाग सकता। जहां तक बात है 2013 का जो वक्फ बिल है, मैं उसके प्रोसेस में शरीक था, आप लोग के साथ, आप लोग जानते हैं यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस प्रोसेस में था। कुछ चीजें थी जो ओवर राइटिंग थी और उसको खत्म करना था, ये जरूरी था।
लेकिन उनको खत्म करने के लिए आप एक जो नया बिल लेकर के आए, तो इस बिल में जो स्टेक होल्डर्स की जो राय थी पहले नहीं ली गई, आपने पार्लियामेंट में पेश कर दिया। क्यों पेश किया भाई आपने? वहीं से लोगों को शक और शुबा होने लगा कि भाई जब आप एक बिल लेकर के आ रहे हैं, यानी 2024 में जो बिल लेकर के आए किरण रिजिजू जी, आप कह रहे हैं कि मैंने स्टेक होल्डर से बात की थी, ये कि आपने यहां तक कि अपने अलायंस पार्टनर को नहीं भरोसे में लिया था, बिल पेश कर दिया। उसी दिन से जो है ना शक शुबे की तलवारें लटकने लगी, हम लोगों के ऊपर लटकने लगी। ये तो शुक्र है कि हम लोग अलायंस पार्टनर की रिक्वेस्ट पे इन लोगों ने जेपीसी को भेज दिया, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाता हम लोगों के लिए। हाँ मतलब हाँ फेस और मुश्किल हो जाती है। जी, जो फेस सेविंग है, क्योंकि दरअसल जो जेडीयू की राजनीति है बिहार की राजनीति है, और बिहार जी, में हमने देखा है कि जब जब जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं रहा, तब उसको लगभग एक तरफा मुस्लिम वोट मिला, लेकिन जो बीजेपी जी, के साथ वो आती है तो उसका वोट चला जाता है। और इस वाले विधेयक से अभी ऐसा लग रहा है कि जो मुस्लिम वोट था जेडीयू का, वो तो ऐसा लग रहा है कि वो जेडीयू के हाथ से चला गया। और पिछले 2-3 दिन से हम नीतीश कुमार जी का चेहरा भी देख रहे हैं, वो बयान भी नहीं दे रहे हैं। जब मीडिया उनके पास जाती है तो वो बच जाते हैं कि इस पर बात ही नहीं करनी है। क्या लग रहा है आपको कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं आपके इस साल के आखिर में, तो मुश्किल खड़ी होने वाली है आपके लिए? देखिए हम लोग जब 2010 में, हम लोग तो 20 साल से भाजपा के साथ हैं, बिल्कुल 2010 में जब हमारा चुनाव हुआ तो 60% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट दिया, बीजेपी के साथ हम थे। बिल्कुल वो और हमारी वजह से 20 से 25% मुसलमानों ने वोट दिया भाजपा को। ठीक है। 2015 में हमने चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ा, 2020 में हम इनके साथ लड़े, और उस वक्त बहुत ज्यादा कम हो गया, सीएए का बिल आया, याद होगा आपको, हाँ और सीएए की वजह से पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत। लेकिन अभी 2024 में जब इलेक्शन हुआ और इतना हाईली पोलराइज था पूरा देश, हाँ बिल्कुल आपको हैरत होगी रोशन जी कि इस हाईली पोलराइजेशन में भी हम लोगों को 15% मुसलमानों का वोट मिला है। और आप लोकसभा की सीटें देखिएगा, कोई सीट ऐसी नहीं है जो हम 10-15% वोट से ज्यादा से जीते हों। मतलब यह है कि अगर वो 15% वोट नहीं आता तो हम लोग 1-2 सीटों पे चले जाते। तो लेकिन देखिए आपने देखा वोट की होगा राजनीति तो नीतीश को। हाँ नहीं, पर आपने देखा होगा कि आपकी लोकसभा में सीटें कम हुई हैं, और आपकी जो आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जब आपने अपने 11 कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे, तो एक भी आपका शायद मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता है, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद जी जी जी, नहीं जीता, नहीं जीता। नहीं जीता। देखिए वो वही मैं बता रहा हूं कि उस वक्त सीए बिल पास हुआ था, जी और पूरे देश में जो है ना मुसलमान सड़क पे थे, लेफ्ट पार्टियां सड़क पे थी, क्या क्या सड़क पे थे, सब मुसलमान को देश से निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाए। इतना हाईली पोलराइज हुआ कि हम लोग 11 सीट दिए, 11 के 11 हार गए। जी। यहां तक कि हम लोग 43 सीट, सबसे कम सीट पे आके रुक गए। हाँ मतलब मतलब हाँ आपकी मतलब मतलब यह है कि अगर मुसलमानों का वोट हमको नहीं मिलेगा तो हम बहुत नीचे चले जाएंगे। हाँ और 24 में भी यही हुआ, हाईली पोलराइज हुआ। हम लोग टारगेट किए हुए थे कि 40 की 40 सीटें जीतेंगे बीजेपी और हम लोग मिला करके, लेकिन हम लोग 30 सीट पे आ गए, लेकिन फिर भी ठीक रिजल्ट ठीक रहा। इस बार मुसलमानों ने हम लोगों को वोट दिया और लोगों ने भी वोट दिया। लेकिन अभी जो मामला है, देखिए ये वोट की राजनीति नहीं है, लेकिन एक बात समझिए कि 25 में इलेक्शन, अभी 4-5 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है, और इस तरह का पोलराइजेशन वाला लेकर के आए। और बिहार का समाज जो है ना सोशलिस्ट समाज है, यहाँ जो है ना हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ये भी बात समझिए आप। हाँ ये बात तो है कि बिहार का हाँ, पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन है हाँ, और जो लोग हैं वोटर हैं, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, ये बात तो मानिए। जी बहुत प्रोग्रेसिव है। और अगर ये समझते हैं कि हम पोलराइज करके जीत जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, और बहुत नीचे जा सकते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, हम नीतीश कुमार पे लोगों का भरोसा है, और हम लोग मैकेनिज्म कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत हो रही है, और कोशिश हो रही है कि भाई आपके लिए ये बिल आया है, अच्छे के लिए आया है। अगर आपको कोई यानी ऐसी चीजें लगती हैं कि जो गलत है वो बताइए, उसको फाइंड आउट कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई ये आसमानी कानून बना है जो अब कभी नहीं बदल सकता, पार्लियामेंट खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। बहुत सारे कानून बनते हैं जिससे बदलाव होता रहता है। प्रोग्रेसिव हैं हम लोग, और इस पे बातचीत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग देश के लोगों को और खासतौर से बिहार के लोगों को समझाने में कामयाब होंगे। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी अभी गृह मंत्री जी से या प्रधानमंत्री जी से बातचीत करेंगे? और अगर कुछ, हालांकि अभी मुझे नहीं लगता कि कोई चीज ऐसा है, कोई फाइंड आउट हुई है कि यहाँ ये गड़बड़ी है, तो इस पर बात की जाएगी, इसमें है, सुधार। है,
कुछ चीजें ऐसी हैं, अभी मैं मीडिया में नहीं कहना चाहता, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों का कंसर्न था लेकिन उसको हटाया नहीं गया। अच्छा। और है ऐसी चीजें हम लोगों ने भेजा था यहाँ से, अच्छा। और टीडीपी, यहाँ तक कि टीडीपी ने भी कहा था कुछ चीजों के बारे में। तो अभी मेरे लिए मुनासिब नहीं इन सब बातों को कहना, चूंकि ये इंटरनल बातें हैं, लेकिन इतनी बात तो कह सकता हूं कि हम लोग ओपन हैं, हम लोग खुले हुए हैं, और हम लोगों की नीयत साफ है कि वक्फ की जायदादों की हिफाजत के लिए ये बिल आया है, और उसकी सुरक्षा कैसे हो, उससे कैसे रेंट ज्यादा से ज्यादा है, इनकम कैसे ज्यादा से ज्यादा है, कैसे गरीबों का और पिछड़ों का और महिलाओं का और बच्चों का कल्याण हो, भला हो, इसके लिए ये हम लोगों की नीयत है। और इसी नियत के साथ ये बिल लाया है। अगर कोई ऐसा पॉइंट रह गया है जिसकी वजह से लोगों को लगता है नुकसान होगा, तो उस पर हम लोग गौर करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि लोगों को थोड़ा नीतीश कुमार जी के जो स्वभाव है और नीतीश कुमार जी का जो एक वो रहा है, एक थोड़ा सा इतिहास में रहा है कि वो पाला भी बदल सकते हैं अगर उनको उनकी बात नहीं मानी गई। तो आपको लगता है कि अगर नाराजगी ज्यादा बढ़ी तो नीतीश कुमार जी अगला चुनाव अलग लड़ सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्यों नहीं बात मानेंगे भाई? हम्म। भाजपा की लीडरशिप क्यों नहीं बात मानेगी? आप बताइए, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि क्योंकि जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे इश्यूज थे कि वो नहीं माने गए। उनको लगा होगा, देखिए उनको लगा होगा बीजेपी की लीडरशिप को, केंद्र सरकार के लोगों को, कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको लगा होगा, तब उन्होंने इग्नोर किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग बिल्कुल देश की तरक्की के लिए, बिहार की तरक्की के लिए हम लोगों का ये अलायंस है एनडीए का, और हम लोग ये समझते हैं कि देश की सुरक्षा, देश के विकास, बिहार के विकास और सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोग साथ रहेंगे। और आपको रोशन जी मैं क्या बताऊं कि बिहार में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, आप देख करके आपको हैरत होगी। ये बात कितने काम हो रहे हैं, कितनी सड़कें, कितने पुल, कितनी कंपनियां, कितनी फैक्ट्रियां, कितने एयरपोर्ट, कितने जो है ना ये सब बन रहे हैं। ये सब, इन सब को दांव पे हम नहीं लगा सकते ना, और ना भाजपा की लीडरशिप लगाना चाहती है। देखिए सही बात यह है कि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और हम लोग विकास के मुद्दे पे हम उनके कम्युनल एजेंडे को सपोर्ट नहीं करते, सीधी बात है। हम उनके उन एजेंडे को सपोर्ट नहीं करते जो देश को बांटने वाला है, लेकिन विकास के एजेंडे को, देश की सुरक्षा के एजेंडे को, और देश में सभी समाज के लोग आगे बढ़े, रोजगार मिले, तरक्की हो, इसके लिए तो हम उनके साथ हैं, मजबूती के साथ साथ। अच्छा, कल आपने देखा कि जो आरजेडी है और तेजस्वी यादव हैं, वो कितने एग्रेसिव हो गए हैं। मतलब उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की है, वो जितना मुस्लिम वोट में है, क्योंकि देखिए इस विधेयक का, इस कानून का वोट पर असर पड़ना लाजमी है, चाहे आप कुछ भी कहें। इसमें पोलराइजेशन हो गया है, और ये अब मान के चलिए कि इसका नुकसान जेडीयू को होना तय है, इसको बीजेपी को होना तय है। अब इसका सारा वोट कहां जाएगा? या तो आरजेडी को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आपका भी शायद अपने एक रीडिंग हो सकती है कि, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को कल एकजुट किया, और उन्होंने कहा कि अगर वो सरकार में आते हैं तो इस बिल को कूड़े में डाल देंगे, और उससे जो उनकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, आपको लगता है कि अगला चुनाव तेजस्वी यादव को हराना मुश्किल होगा? बहुत कांटे का देखिए मुकाबला। हुआ क्या है, देखिए इसका बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। अभी 2024 में बाई इलेक्शन हुआ 4 विधानसभा सीटों पर हाँ। बिहार में, और ये चारों सीटें राष्ट्रीय जनता दल की सीटें थी। हम्म। और आपको हैरत होगी कि ये चारों सीटें राष्ट्रीय जनता दल हार गई। गया की एक सीट है बेला, गया जिला है बिहार में, उसकी एक सीट है बेलागंज सीट। उस सीट पे 75,000 मुसलमान, और वहां राष्ट्रीय जनता दल का एक उम्मीदवार जो 35 साल से जीत रहा था, वो सीट हम लोग जीते। और हम लोग ने जो कैलकुलेशन किया तो तकरीबन 16,000 मुसलमानों ने हमको वोट दिया, यानी तकरीबन 40% मुसलमानों ने हमको वोट दिया। और उस 16,000 वोट की वजह से हमारी बहुत तगड़ी जीत हुई, और चारों सीटों पर जीत हुई। तो ये तेजस्वी यादव जी, आरजेडी, कांग्रेस को ये लगने लगा था कि बिहार का मुसलमान तो नीतीश की तरफ और एनडीए की तरफ शिफ्ट हो रहा बहुत तेजी के साथ, तो उनको ये एक मौका मिला है एग्रेसिव होने का। लेकिन एक बात समझिए, बिहार के मुसलमान वो नहीं है जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, जो दूसरे स्टेट के हैं। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव लोग एक चीज को एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई हमारी शिक्षा, हमारी तिजारत, हमारी तालीम, हमारे सियासत, हमारी राजनीति को कैसे आरजेडी ने खत्म किया, कैसे ये राज्य की संपत्ति को लूटते हैं, कितने करप्ट लोग हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, बिहार के लिए नहीं जीते हैं,
नीतीश कुमार ने आज तक अपने परिवार के लिए कभी नहीं सोचा, कभी एक चवन्नी का दाग नहीं उनके ऊपर, हर वर्ग को आगे लेके चल रहे हैं। तो ये सब वो कोशिश तो कर रहे हैं पोलराइज करने का, लेकिन हम लोग किस काम के लिए बैठे हैं रोशन जी? हम लोग इसी काम के लिए बैठे हैं कि स्टेक होल्डर्स से बात करें, उनकी नाराजगी दूर करें और बिहार की विकास की जो रफ्तार है, जो गाड़ी चल रही, उसमें सभी समाज के लोग को जोड़ करके आगे बढ़े। और याद रखिएगा, इलेक्शन आते आते आप ही लोग ये बात कहेंगे कि तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल का परफॉर्मेंस के एतबार से सबसे बुरा इलेक्शन 2025 का होने वाला है। हाँ, असल में जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों की स्मरण शक्ति भी कम होती है, छोटी होती है, तो ये वक्फ का जो हल्ला मचा हुआ है वो हो सकता है कि महीने भर में लोग शांत हो जाएं, और जब उनको पता लगेगा कि ये तो अच्छे के लिए हुआ है, जो गड़बड़ियां हो रही थी, क्योंकि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनके प्रबंधन में गड़बड़ियां थी, तो अगर उस गड़बड़ियां को ठीक किया जाए, और जो जैसे मैं कल सुन रहा था, एक नेताजी कह रहे थे कि पटना में वक्फ की जमीन पर कोई 5 स्टार होटल बना हुआ है, तो अगर उस 5 स्टार होटल की कमाई गरीबों में बांटी जाएगी तो गरीबों का फायदा होगा। और अभी हो सकता है कि कोई नेता उसको उसको कोई नेता या कोई जो लोग उसके प्रबंधन में लोग हैं वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो जब लोगों को इस बात का एहसास होगा तो लोग समझेंगे कि हाँ ये वाकई अच्छा हुआ है, और फिर जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो लोग समझ पाएंगे कि ऐसा उनके हित में किया गया है, और तब फिर जो पोलराइजेशन की जो बात हो रही शायद ना हो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो रोशन जी। बात यही, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी वक्त लगेगा इसको सुधरने में। लोगों के जो जज्बात है, जो नाराजगी है, गुस्सा है, उसको दूर करने में वक्त तो लगेगा, लेकिन मुझे भरोसा है, जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार और हमारी टीम को भरोसा है कि हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे। और स्टेक होल्डर्स जो मुसलमान हैं बिहार के, उनको हम लोग समझाएंगे, समझाने में कामयाब होंगे। और हमारी नीयत बिल्कुल सही है, हमारे सरकार की नीयत बिल्कुल सही है। हम साफ दिल के साथ उनके साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और 2025 का इलेक्शन आते आते ये सारी चीजें जो है ना खत्म हो जाएंगी और हम लोग अच्छी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। क्या एक जो चर्चा है वो चर्चा अभी धरातल पर तो नहीं आई, लेकिन इंटरनल एक चर्चा है कि अगर इस बार सीटें बीजेपी की ज्यादा आई तो सीएम बीजेपी का होगा, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि नीतीश कुमार ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, जो पिछली बार कर दिया था। हालांकि नेता लोग अपने इनफॉर्मली बात करते हैं कि नीतीश कुमार को ही हम अपना नेता लेके आगे चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, बिहार के नेता खासकर कहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री हमारा होगा। क्या ये बात आप लोगों की कोई बैठकों में हुई है या ऐसा आपको लगता है? नहीं नहीं, ऐसा देखिए, अभी 2020 के इलेक्शन में हमारी सीटें थी 43, बीजेपी की सीटें थी 80, 78। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा हम नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जी ने 4 मरतबा फोन किया, भाई बन जाइए बन जाइए बन जाइए बन जाइए, आप भी बनिए। बनाया उन्होंने कहा, उनका रिक्वेस्ट आया, नीतीश कुमार माने। देखिए, नीतीश कुमार कुर्सी के इतने लालची नहीं है, और नीतीश कुमार कुर्सी 1 मिनट लगता है उनको पैर से मारना। आपको याद होगा 2014 में जब रिजल्ट आया, उन्होंने कहा हम नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, उन्होंने जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जनता मुख्यमंत्री बनाती है, कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बनाता है। और बिहार की 14 करोड़ जनता के दिलों पे राज करते हैं नीतीश कुमार। अगर कोई ये समझता है कि हमारे अनाउंस करने से वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे और हमारे अनाउंस करने से नहीं होंगे, तो गलतफहमी का शिकार है। नीतीश कुमार यानी बिहार के लोगों की जरूरत है, बिहार के लोगों की मोहब्बत है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोई भाजपा का कोई भी लीडर हो, कुछ कहे न कहे, 25 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनना है तो बनना है। आपकी सीटें ज्यादा आती है या कम आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि ये जो कानून आया है इसको लेकर जो थोड़ी सी एक नाराजगी है, वो धीरे धीरे आप उसको नाराजगी को दूर करने में कामयाब होंगे। और बिल्कुल बिल्कुल, हम कोई बदनीयती या हमारी कोई नियत, हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए बिल आया है, उनकी से बातचीत करना, उनको समझना और अपनी बात समझाना, ये बहुत जरूरी है ना। ये करेंगे और ठीक हो जाएगा। अगर इसके बावजूद अगर लगता है कि कुछ चीजें ऐसी है जिनपे उनको ऑब्जेक्शन है, तो हम लोग बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं उसके ऊपर। ऐसा है क्या, ऐसी कोई प्लानिंग है कि नीतीश कुमार जी दिल्ली आने वाले हों, या दिल्ली के जो लीडर हैं वो बिहार जाने वाले हों, कोई आपस में कोई मीटिंग होने वाली हो, ऐसा कोई प्रस्तावित है क्या? नहीं, अगर ऐसा कुछ प्रस्तावित भी होगा तो मुनासिब नहीं है मेरा इस प्लेटफॉर्म पे कहना उसको। जो चीजें होती हैं उसको
अब वही चीजें बताई जाएंगी जो पब्लिक के लिए, आपको अलग से फोन करके मैं बताऊंगा। और मैं चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत 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 दिनों के धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद, आपसे मुलाकात हुई और मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे रेगुलर नहीं मुलाकात। नहीं, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। आपके जो व्यूवर्स हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, और देश की राजनीति को बनाने वाले लोग हैं, थिंकर्स लोग हैं, तो अच्छा रहेगा उनसे इंटरेक्शन आप ही के माध्यम से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलेंगे।